नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कानपुर के रेल बाजार इलाके के सीओडी पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों के 2 साथी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। बदमाशों से पुलिस को 2 अवैध असलहे, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। सौरभ, ये पूरी खबर बताइएगा। देखिए, ये पूरा मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। दरअसल 2 संदिग्धों के लखनऊ में गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उनका कानपुर कनेक्शन बताया गया था, उसको लेकर के हाई अलर्ट है और जगह जगह पहले एटीएस छापेमारी कर रही थी। अब स्थानीय पुलिस भी उस तार को खंगालने में लगी है, उन लोगों को खंगालने में लगी है। इसी कड़ी में पुलिस संदिग्धों के लिए चेकिंग कर रही थी, तब ये कार दिखाई दी, जिसे रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया तो अंदर से बैठे हुए लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो उसमें 2 लोगों के पैर पे गोली लगी है। इस घटना में 2 लोग जो उसके अन्य साथी थे फरार बताए जा रहे हैं। शाहिद पिच्चा नाम का ये अपराधी है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी इस पे मुकदमे दर्ज है। ये और इसका एक साथी अनस, इन दोनों के पैरों पे गोली लगी है और फिलहाल पुलिस इनके 2 भागे हुए साथियों की तलाश जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द इन दोनों अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर 2 टूक जवाब दिया और न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप भी बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति पर कहा है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग मिशन मोड में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं ओवैसी के वार पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी 81% चुप नहीं बैठने वाले। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है।
या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के बाद विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। विपक्ष के नेताओं के बयानों को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना और सांप्रदायिकता फैलाना बंद करें, काम करें। योगी जी, आपको काम करने के लिए चुना गया है। जिस तरीके से खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात की है, इनके खिलाफ कहीं न कहीं संविधान के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हमेशा से विरोध। एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। सीएम योगी ने 2022 का अपना एजेंडा बताते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। एवरेज हर चौथे पांचवें दिन एक दंगा होता था यूपी में सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय, और पिछले यानी 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, शायद ही कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो प्रदेश का जिस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब नहीं दिया। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जो मुख्यमंत्री ने अपना विजन क्लियर किया, जो जवाब दिए, विपक्ष बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का ये एक हिस्सा भी रहा है कि जो उनका संबोधन होता है, आमतौर पर मैंने देखा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसमें किंतु परंतु संभावना ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको क्लियर होता है कि मुझे किस मुद्दे पर क्या कहना है और किस मुद्दे पर सरकार का क्या स्टैंड है। तो हर सवाल के जवाब में आप देखेंगे कि संभावना जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, हालांकि ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन चूंकि सरकार ने विकास को लेकर ये तय किया कि अगर आप चाहे विकास की लाख परियोजनाएं लेकर के आइए, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये सारी बातें बेमानी है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सरकार नई नीति जारी कर रही है या जिसको लेकर रायशुमारी की जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। इसके अलावा पंचायत चुनाव से लेकर के उसकी जीत को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर, धर्मांतरण को लेकर के भी सवाल पूछे गए उनसे, मुख्यमंत्री ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया। और आप ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री की वैसे भी ये जो शैली है कार्य करने की, उसमें जो उनकी वाक्पटुता है वो भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री कभी किसी कागज के साथ, कभी किसी इंटरव्यू में नहीं जाते या किसी संबोधन के लिए नहीं जाते, किसी रैली में नहीं जाते। सारे आंकड़े उन्हें जुबानी याद होते हैं। हर रैली में उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के सारे आंकड़े उन्हें जुबान पर याद रहते हैं। लिहाजा इंटरव्यू के दौरान भी देखिए कि जब उनसे योजनाओं के बारे में या बाकी अलग अलग मुद्दों पर उनसे जब सवाल पूछे गए तो मुख्यमंत्री ने बड़े बेबाक तरीके से आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष रखा है। और जहां तक बात रही धर्मांतरण को लेकर, जिसको बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि सियासत हो रही है, तो मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया और ये कहा कि किसी को भी इजाजत नहीं है इस बात की कि वो दूसरे धर्म को किसी धर्म में कन्वर्ट करवाए बिना उसकी परमिशन के या बरगला या फुसला करके। तो सारे सवालों के जवाब हर विषय पर, चाहे हम आतंकवादियों के मसले की बात करें और कुछ लोग यूपी में आकर 19% की दावेदारी का जिक्र करते हैं, उस पर भी जवाब दिया। आप रहिए हमारे साथ। आज जो है मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा है और हमेशा पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेते हैं। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। 15 जुलाई को वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पीएम के कार्यक्रम जो है स्थलों का वो मुआयना करेंगे। करीब 2 घंटे तक सीएम काशी में रहेंगे। अनामिका, ये भी एक स्टाइल है, जब भी प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं मुख्यमंत्री खुद संजीदगी के साथ जायजा लेते हैं तमाम तैयारियों का। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा।
और देखिए जीनत, प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे के लिए आ रहे हैं और इस बीच 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा रुद्राक्ष, जिसको जापान की कंपनी के साथ सहयोग से बनाया गया, उसका लोकार्पण भी करना है। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनसे उनका कन्वर्सेशन भी है, यानी कि बातचीत भी है। BHU ग्राउंड में जनसभा होनी है पीएम मोदी की। तो जो अलग अलग कार्यक्रम है, 15 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा है और काफी लंबे टाइम के बाद, चूंकि कोरोना की वजह से थोड़ा गैप हो गया, तो पीएम आ रहे हैं, लिहाजा उनके आगमन से पहले जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं। टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना होंगे वाराणसी के लिए। इसके बाद वो करीब 2 से 3 घंटे वाराणसी में रहेंगे, जहां पर BHU ग्राउंड, रुद्राक्ष और MCH अलग अलग जगहों पर जाके इस ग्राउंड पे क्या तैयारियां की गई, उनके संबोधन को लेकर, वर्चुअल लोकार्पण को लेकर के इसका जायजा बोलेंगे। इसके बाद उनकी लखनऊ वापसी हो जाएगी 3 बजे के आसपास। ठीक, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे हम हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आतंकियों का कानपुर कनेक्शन सामने आया है, फाइनेंस का। लखनऊ से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी शहर के बड़े बिल्डर को ATS ने उठाया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और आतंकी जो है, इनका ATS को आतंकी कनेक्शन की आशंका है। बिल्डर वसी को चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। जैसे हमारे सहयोगी अमित गंजू ने बताया था, कुछ पैसे ट्रांसफर हुए वसी के अकाउंट में, पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं कि पैसे कहां से आए हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ तार जुड़ रहे हैं जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे, और उसके बाद ही अब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी गई है। तो लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन की ATS रिमांड पर भेज दिया है। ATS ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाव से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही ATS ने इन्हें धर दबोचा। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की ATS रिमांड पर भेज दिया। आज सुबह 10 बजे से ATS इनसे पूछताछ शुरू करेगी। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। और एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जो है वो फिरोजाबाद से आई है। यहाँ पर विवाहिता ने ससुराल वालों पर डीजल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, ससुराल वाले परेशान करते थे, मारते थे। फिलहाल 32 साल की विवाहिता आगरा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हम उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते जिस बुरी तरह से वो जली हुई है। महिला ने अस्पताल से ही वीडियो जारी किया और ससुराल वालों पर मारने पीटने का आरोप लगाया, बाकायदा बयान दिया। आंसू पापा ने और नीचे वही भाभी ने डीजल डाल के मारे। दिनांक 11 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे प्रार्थना पत्र में ये अंकित किया गया है कि उसके पति आंसू ने और रीना के ससुर और उसकी जेठानी ने डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया है और उसको आगरा में उसका इलाज हो रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्राप्त तहरीर में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खेलों को बढ़ावा दे रही है योगी सरकार। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। गोल्ड जीतने पर 6 करोड़ रुपए देगी सरकार, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ रुपए का इनाम है और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। और टीम खेल में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए, टीम खेल में सिल्वर जीतने पर 2 करोड़ रुपए और टीम खेल में ब्रॉन्ज जीतने पर 1 करोड़ रुपए। राज्य सरकार हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए भी देगी। टोक्यो ओलंपिक में इस बार यूपी के 10 खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।